वेलकम बैक। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इसका मतलब है कि कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू है, मतलब जितना कंपनी की शेयर का प्राइस है, फॉर एग्जांपल 10, 100, कंपनी उतने में ही वो शेयर होल्डर को दे रही है। अगर 100 रुपए का है तो 100 रुपए में, 10 रुपए का है तो 10 रुपए में। अब इस केस में क्या होता है कि कंपनी की जो फेस वैल्यू है शेयर की वो ₹100 है या 10 है, कंपनी उसे ज्यादा प्राइस कोट करके शेयर होल्डर से मांगती है। जैसे अगर 100 रुपए का शेयर है तो वो 110 में दे रही है, 10 का शेयर है तो वो 25 में दे रही है, या कुछ भी जो जितने भी वो प्रीमियम में इशू करती है। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं? कोई शेयर होल्डर क्यों देगा ज्यादा पैसे? या तो उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, या वो कंपनी बहुत वेल मैनेज है, या उसकी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है। तो कंपनी जितने की उसकी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट मांगती है अपने शेयर होल्डर से, और उसी को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जैसे अगर 100 रुपए का शेयर है और कंपनी अपने शेयर होल्डर से वो 110 रुपए मांग रही है, तो जो बैलेंस 10 रुपीज है वो होता है प्रीमियम। ठीक है। अब ये जो प्रीमियम का पैसा है ना, जो हमें प्रीमियम का पैसा मिलता है शेयर इशू करने पे, ये हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं जगहों पे हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं। उसमें से जैसे कुछ पॉइंट्स हैं कि हम इस पैसे से फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। हम अगर कोई हमने डिस्काउंट दिया है अपने शेयर्स पे, कोई कमीशन पे करी है शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करते हुए, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, या इस पैसे से हम अपना खुद के शेयर्स ही बाय बैक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से जो ये अमाउंट आता है ये कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता, और इसे एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अब ये जो पैसा है ना, ये जो कंपनी है वो कभी भी किसी भी टाइम पे कॉल कर सकती है। और यूजुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जो पैसा है ये कंपनी अलॉटमेंट में मंगवाती है, तो वो क्वेश्चन आपका साइलेंट होता है और कुछ नहीं लिखा होता कि प्रीमियम का पैसा किस कॉल के साथ आया है, तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ रिसीव हुआ है। अब ये सारी थ्योरेटिकल बातें थी, अब हम इसको प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। एबीसी लिमिटेड issued 50,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2। तो मतलब उसका जो शेयर होल्डर का फेस वैल्यू थी वो 10 थी, लेकिन वो उसको 2 रुपीज प्रीमियम पे दे रही है, मतलब वो अपने शेयर होल्डर्स को 12 रुपीज का वो शेयर दे रही है। एंड द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज: 3 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड ड्यूली अलॉटेड। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट और क्वेश्चन में ना लिखा हो कि किस कॉल के साथ हमारा प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा अलॉटमेंट के साथ रिसीव हुआ है। तो मतलब जो ये 6 रुपीज है ना, इसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड है और इंस्टॉलमेंट की कॉल भी इंक्लूडेड है। अब प्रीमियम का पैसा 2 रुपए है, तो मतलब अगर हम इसको बाइफरकेट करके लिखें तो इसमें वो 4 रुपीज अलॉटमेंट के कॉल कर रहे हैं और 2 रुपीज प्रीमियम के कॉल कर रहा है। ठीक है। एंट्री स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले 50,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है और 3 रुपीज उसकी एप्लीकेशन है। तो एट द टाइम जब कंपनी बिल्कुल अपने शेयर को इशू करेगी तो कंपनी के पास आएंगे 50,000 शेयर्स पर 3 रुपीज। दैट मीन्स द कंपनी विल रिसीव 1,50,000 रुपीज। अब इसमें फुली सब्सक्राइब्ड है कंपनी के शेयर्स, 50,000 के लिए उसने अप्लाई किया था और 50,000 के उसके बाद एप्लीकेंट्स आए हैं, तो ये सारा अमाउंट जो है ये अपनी कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। तो उसकी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब हमारी जो लाइबिलिटीज थी वो नहीं रही, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डेबिट किया है, क्योंकि जब LIC में लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल कम होती है तो हम उसको करते हैं डेबिट, और बढ़ती है तो हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे बढ़ रही थी क्योंकि वी हैव अ ऑब्लिगेशन कि हम उनको पैसा वापस भी कर सकते हैं। कोई एप्लीकेंट्स हैं जिनके नहीं मैच कर रहे हैं डिटेल्स, जो मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में बताया था कि कंपनी पूरा वेरीफाई करती है कि पैन नंबर सही है या बैंक अकाउंट की डिटेल सही है, फोटोज सही है, फिर एड्रेसेस सही है, उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि उसको शेयर अलॉट करना है या नहीं करना। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको एज लाइबिलिटी क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब हम पूरा वेरिफिकेशन कर लेते हैं और हम फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किनको शेयर्स देने हैं और किनको नहीं देने हैं, तो हम ये सेकेंड एंट्री करते हैं कि हम जो एप्लीकेशन का हमारा जो ऑब्लिगेशन थी, जो हमारी लाइबिलिटीज थी, वो अब खत्म हो रही है
और जो पैसा या तो हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं या बैंक में करते हैं, मतलब बैंक में रिफंड कर देते हैं जिनके शेयर हम रिजेक्ट करते हैं, और या फिर जो एक्सेस मनी बच जाता है उसे हम अलॉटमेंट में या और फर्दर कॉल में, जो हमने पिछला क्लास में पढ़ा था कॉल्स इन एडवांस में, एडजस्ट कर देते हैं। तो इसमें कोई ऐसा पंगा नहीं है, तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें जितना भी पैसा है, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, सबको कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए वो सारा पैसा अपना कैपिटल में डाल देगी। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या क्वेश्चन प्रीमियम का होता है, तो एक तो पहली बात कि अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं हुआ तो हम मानते हैं कि वो जो पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ कॉल करेगी। जैसे इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि कहाँ पे किस कॉल के साथ वो है, वो एप्लीकेशन में भी हो सकता है, वो अलॉटमेंट में भी, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी हो सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा मानते हैं कि वो जो पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ कंपनी मंगवाएगी। अब ये जो एंट्री करते हैं ना हम इसकी, वो हम करते हैं जब हम उस इंस्टॉलमेंट को कॉल करते हैं। दो टाइप की एंट्रीज होती है। सबसे पहले हम उसको कॉल करते हैं, फिर ड्यू डेट आती है जो हमने नोटिस पीरियड में उनको दिया होता है कि इतना आपका मतलब पीरियड है, इसमें आप हमें कंपनी के बैंक अकाउंट में या अमाउंट ट्रांसफर कर देना। तो जब वो ड्यू डेट आती है रिसीव करने की, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो दो टाइप ऑफ एंट्रीज होती है। सबसे पहले ड्यू की, जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है, उसके बाद रिसीव की। तो जो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का जो अमाउंट डालते हैं, वो हम उस एंट्री के साथ डालते हैं जब वो जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू होती है। तो अब थर्ड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की है, और अलॉटमेंट के साथ ही ये जो पैसा है वो रिसीव हो रहा है प्रीमियम का ₹2। तो इसी के साथ जो एंट्री करते हैं हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो सिर्फ यही एंट्री होती, पूरा ₹6 से। अगर कुछ ऐसा होता है कि ₹6 उसके अलॉटमेंट में है, तो हम सीधा 50,000 into 6 करके 3 लाख रुपीज इसमें डाल देते। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये है प्रीमियम का, तो इसके साथ जो शेयर कैपिटल होती है ना, वो सिर्फ फेस वैल्यू से क्रेडिट होती है। क्यों? मैंने बताया क्योंकि जो प्रीमियम का पैसा है ये सिर्फ जो उन्हीं चीजों में यूज कर सकते हैं जो सेक्शन 52 में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में, इसलिए इस पैसे को अलग रखते हैं कि कैपिटल का अमाउंट हम क्यों मंगवाते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज मंगवाती है ना, जो मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में बताया था कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी डिफरेंट कॉल्स मंगवाती है, और जैसे जैसे मतलब उसे अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होता है वैसे वैसे अपनी कॉल्स मंगवाती रहती है। लेकिन ये जो पैसा है ये हम सिर्फ उन्हीं सेक्शन 52 की चीजों में यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इस पैसे पे रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए इस पैसे को अलग से क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की, मतलब यहाँ पे हम इनको डेटर्स बना रहे हैं अपना, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें इतना पैसा मिल जाएगा, उसमें से इतना पैसा हम अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और जो बाकी का पैसा है वो हम प्रीमियम का मंगवा रहे हैं। तो बेसिकली इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगा? 50,000 into 6, दैट मीन्स 3 लाख रुपीज से। अब इसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? 50,000 into 4, क्योंकि जो पूरी कॉल है वो है ₹4 की, जो वो बेसिकली अलॉटमेंट में पैसे मंगवा कितने रहा है? ₹4। तो वह कैपिटल के लिए कितने मंगवा रहे हैं? 50,000 into 4, दैट मीन्स 2 लाख। और जो बाकी का एक्सेस पैसा है वो रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए मंगवा रहे हैं। तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा आएगा? 50,000 into 2, दैट मीन्स 1 लाख रुपीज। तो मतलब अलॉटमेंट में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसको 3 लाख रुपए देंगे, जिसमें से कैपिटल के 2 लाख रुपए हैं और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के 1 लाख रुपीज है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि एक तो कंपनी के लिए इनकम है, और अगर इनकम बढ़ती है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। लेकिन एक तरीके की कैपिटल इनकम है क्योंकि वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस है, उसे सिर्फ हम उन्हीं चीजों के लिए यूज कर सकते हैं जो सेक्शन 52 में बोली गई है, इसको इसलिए अलग से रखते हैं। अब इसमें कोई डिफॉल्टर नहीं है, जितना पैसा है सारा रिसीव हो रहा है, तो मतलब उसकी जब ये फोर्थ एंट्री जब रिसीव की एंट्री होगी, मतलब ये ड्यू की एंट्री थी और ये रिसीव की एंट्री है, तो जब ड्यू डेट आएगी और कंपनी को ये अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3 लाख रिकॉर्ड करेगी। ठीक है। अब कंपनी के इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, तो 50,000 शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से कंपनी की फाइनल कॉल ड्यू होगी 1,50,000 से।
to equity share capital. That means the company is making us debtor for capital. कैपिटल के लिए वो हमें अपना डेटर बना रही है। फिर जब ये मतलब ड्यू की एंट्री हो गई और उसके बाद जब ड्यू डेट आएगी तो कंपनी के पास ये पैसा रिसीव होगा, तो मतलब ये रिसीव की एंट्री है। और बुक्स तब अब कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकंड फाइनल कॉल। दैट मीन उसके पास पैसा रिसीव हुआ 1,50,000, मतलब उसके पास बैंक आया, असेट बढ़ा उसका। और जब असेट एक्सपेंसेस या लॉसेस बढ़ते हैं तो हम उनको करते हैं डेबिट। तो ये असेट उसका बढ़ गया तो इसलिए यहाँ पे हुआ डेबिट। और उसके बाद टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि जहाँ पे हमें यहाँ पे कंपनी अपना डेटर बनाया था इसलिए हमने उसने हमें डेबिट किया था। तो अब वो डेटर्स उसकी बुक से खत्म हो गए क्योंकि उसके पास पैसा आ गया उसके अगेंस्ट। तो जब असेट्स कम होते हैं तो उनको हम करते हैं क्रेडिट, तो इसलिए इसको यहाँ पे किया क्रेडिट। अब ये मतलब अगर इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी कॉल के साथ अगर सिक्योरिटीज में आएगा, ऐसे समझो कभी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन में भी दिया होता है। समझो अगर मैं बोलूँ कि मेरे एक शेयर का प्राइस है ₹10 और मैं उसे ₹5 के प्रीमियम पे बेच रही हूँ, तो अगर मैं इसे करूँ 2, 3 मतलब एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकंड कॉल पे 3 और इसके साथ में प्रीमियम जोड़ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ₹2, ₹1, ₹1 एंड ₹1। तो जिस भी कॉल के साथ प्रीमियम आएगा ना, जब भी हम उस कॉल के ड्यू की एंट्री करेंगे वहां पे हम सिक्योरिटीज एंड रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जैसे इस केस में अगर हम यहाँ पर अलॉटमेंट तो मैंने बता दिया, तो उसमें एप्लीकेशन में अगर 2+2 आएगा तो हम जो ये वाली एंट्री करेंगे ना उसमें डालेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, फिर जब इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे तो मैंने आपको बता दिया। फिर जब हम फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और जो कैपिटल होगी वो हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होगी और जो बाकी प्रीमियम का पैसा होगा वो जितने भी शेयर्स उसके मतलब जितने भी शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उसने मल्टीप्लाई करके वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे अगर इस सेकंड कॉल जब वो कॉल करेगा तो वो क्या एंट्री करेगा, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना फेस वैल्यू है, जितना ₹3 जितना फेस वैल्यू है शेयर का, और उसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जितने भी शेयर है इंटू 1 के हिसाब से वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल देगा। कोई डिफॉल्टर होगा तो वो हम जैसे हमने पढ़ा है कॉज इन एरियर या कॉज इन एडवांस, वो उस हिसाब से वो सब एडजस्ट हो जाएगा। और नहीं तो पूरा पैसा आ रहा है तो उसके बाद जो एंट्री होगी रिसीव की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।